हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, दैट इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। आपको पता है इस एएस को पढ़ने का बेस्ट वे क्या है? आपको 15-20 मिनट्स तक पेशेंस रख के इसको समझना पड़ेगा कि एएस कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गए ना, देन क्वेश्चंस ट्रस्ट में इसके बहुत ईजी हैं। पूरे चैप्टर में आप देखोगे डीटीए डीटीएल यही दो वर्ड्स में चैप्टर घूमता रहेगा। तो आपको सबसे पहले इनको अच्छे से समझना है। हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम क्या होता है? जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इनकम होती है। पीबीटी एज पर पी&एल अकाउंट, जो आप नॉर्मली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल लॉस, जो आपका टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम लॉस आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। करंट टैक्स क्या होते हैं? करंट टैक्स मीन्स जो आपको एक्चुअल में टैक्स पे करना है। अब ये बताओ, इनकम टैक्स वाले जो है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, वो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे या अपने एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे? ऑब्वियसली अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो इट इज द टैक्स पेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट। देन कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। आपको इवेंचुअली एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी बेसिक समझो। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा डिफरेंस जो आपका बुक्स में आपने इनकम या लॉस कैलकुलेट करा है, और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका इनकम या लॉस आ रहा है, उसमें जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, वो इन फ्यूचर जाके रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है डिफरेंस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। अगर आपके डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग अलग है, बुक्स में अलग है, इनकम टैक्स में अलग है, तो क्या होगा? अभी हो सकता है आपको इनकम टैक्स में कम डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिला, फ्यूचर में वो ज़्यादा क्लेम करने को मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरा एसेट तो राइट ऑफ करना ही है। तो वो आपका होता है टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन अगर कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, जो अभी आ रहा है और वो डिफरेंस ही रहेगा, इन फ्यूचर भी कभी आपको अलाउड या डिसअलाउड नहीं होगा, जैसे कि फाइन्स, पेनल्टीज, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, क्या ये आपको कभी भी इनकम टैक्स में अलाउड होंगे? नहीं होंगे। फाइन है, हम बुक्स में तो लिख लेते हैं अपने पी&एल अकाउंट में, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं आपको अलाउड होंगे। तो दे आर परमानेंट डिफरेंसेस। एक बार रीड करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम for a period that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Example, difference due to depreciation. Permanent difference, difference between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and do not reverse subsequently. It does not result in deferred tax asset or deferred tax liabilities. Example, fine, penalty, donation to private trust. इनके बारे में तो आपको सिंपली बोलना है कि ये आपके परमानेंट डिफरेंसेस पे डिटेल बनेगा ही नहीं, इनकी तो हमें बात ही नहीं करनी। हमें मेन बात करनी है टाइमिंग डिफरेंस की। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस आपने निकाल लिया। सपोज आपने बोला कि आपकी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितनी इनकम आ रही है, 5 लाख की, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी आ रही है इनकम 3 लाख की। तो आपका टाइमिंग डिफरेंस कितना हो गया? 2 लाख का। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेरी है, ये आगे जाके रिवर्स होएगा। ठीक है, अब इस पे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? डेफर्ड टैक्स। क्योंकि दोनों इनकम्स अगर डिफरेंट है तो दोनों पे टैक्स का अमाउंट भी तो डिफरेंट आ रहा होगा ना। टैक्स रेट तो सेम है, लेकिन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपने इस पे टैक्स बनाया होगा। एग्जाम 30% 1.5 लैक्स, और इनकम टैक्स में आपने 3 लैक्स पे बनाया होगा 30%, मतलब कि आपका कितना हो गया? 0.9 लैक्स। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये डिफरेंस जो आपका आया था, टाइमिंग डिफरेंस जितना आया था, उस पर आपका टैक्स कितना बन रहा है? इंटू 30%, मतलब कि 0.6 लैक्स। अब ये 0.6 लैक्स क्या है? आपका डिफरेंस है ना। टाइमिंग डिफरेंस जो आया था उस पर जो हमने टैक्स कैलकुलेट करा, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स। डेफर मतलब इसको हम आगे के पीरियड के लिए लेके जाते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है आगे के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ये डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्या है? एसेट मतलब क्या होता है? जिससे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, है ना। तो डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा? जब आपको फ्यूचर में कोई क्या होने वाला हो? बेनिफिट होने वाला हो। और बेनिफिट क्या होगा? टैक्स के अकॉर्डिंग आपका बेनिफिट क्या हो सकता है? फ्यूचर में आपको कम टैक्स पे करना पड़े, राइट। आपके लिए एसेट का मतलब होता है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब क्या होगा? कोई ऐसा टैक्स का इफेक्ट जो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगा। अब फ्यूचर में आपको टैक्स से बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कि आपको फ्यूचर में टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऐसा तो है नहीं कि आपसे टैक्स लेंगी नहीं,
वो फ्यूचर में अगर आपसे टैक्स कम ले रही होंगी तो उसका रीजन क्या होगा कि आज करंट ईयर में उन्होंने आपसे टैक्स ज्यादा ले लिया होगा, राइट? या इसका अपोजिट हो सकता है, अभी उन्होंने आपसे टैक्स कम लिया है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस या ऐसा कोई सिमिलर डिफरेंस, आज उन्होंने क्या करा आपसे टैक्स कम लिया है, फ्यूचर में ज्यादा लेंगे, तो फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये सिमिलर एग्जाम्पल है, अकाउंटिंग इनकम थी आपकी 5 लाख की, टैक्सेबल इनकम 3 लाख, टैक्स रेट 30%। आपको एक तो निकालना था करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या पढ़ा था हमने, टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो करंट टैक्स कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू 30%, 90,000 का। फिर आपको निकालना है डीटीए डीटीएल। डीटीए डीटीएल निकालने के 2 ही स्टेप्स होते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस निकालो, उस पर निकाल लो आप आपका डिफरेंस, फिर टैक्स कितना आ रहा है, डेफर्ड टैक्स। टाइमिंग डिफरेंस या टेम्परेरी डिफरेंस दोनों सेम बात होती है, टाइमिंग डिफरेंस या टेम्परेरी डिफरेंस। आपका आया 2 लाख का, 2 लाख पे आपका टैक्स कितना बना था 60,000 का, 2 लाख इंटू 30%। अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेट है या लायबिलिटी है। तो मैंने क्या बोला था, एसेट मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। आप देखो आज के दिन पे आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फ्यूचर में कम पे करना है ना, तो आज ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, आज क्या कर रहे हो आप, टैक्सेबल इनकम 3 लाख है, आज आप 3 लाख पे टैक्स पे कर रहे हो, करंट टैक्स आप 3 लाख पे कर रहे हो, और आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग इनकम बनती थी 5 लाख, तो आपने तो कम टैक्स पे कर दिया। आज बुक्स क्या आई थी 5 लाख के अकॉर्डिंग करो, आपने कितने पे करा 3 लाख पे, तो अब आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ज्यादा, टेम्परेरी डिफरेंस है ये तो फ्यूचर में अगर टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो ये क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 2 लाख इंटू 30% रुपीज 60,000। टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, तीसरा इन्होंने पूछा था टैक्स एक्सपेंस। तो ये वाली डेफिनेशन देखो अपनी, टैक्स एक्सपेंस या टैक्स सेविंग्स इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स आपका कितना आया था 90,000, उसमें डेफर्ड टैक्स ऐड कर दो, कितना आया आपका 60,000, तो कितना हो गया ये 1,50,000। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस का मतलब होता है जितना अमाउंट आप अपने P&L से चार्ज करते हो, क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज आपकी अकाउंटिंग इनकम 3 लाख थी, टैक्सेबल इनकम 5 लाख थी। सेम एग्जांपल है, इनकम्स रिवर्स हो गई, पहले आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा थी, इस बार हम कह रहे हैं आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्स रेट है 30%। अब आप बताओ करंट टैक्स कितना है, एक्चुअल में आपको टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 लाख इंटू 30%, 1,50,000 का आप टैक्स पे कर दोगे। बुक्स के अकॉर्डिंग बनता था 3 लाख का, 3 लाख पे 30% आपका टैक्स बनता था बुक्स के अकॉर्डिंग 90,000 का। आप पे कितना कर रहे हो 1,50,000 का, आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो ना, आज आप ज्यादा पे कर रहे हो, ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, कितने का बेनिफिट होगा 60,000, तो डेफर्ड टैक्स एसेट आपका। और टैक्स एक्सपेंस कितना आ जाएगा, लायबिलिटी हमने ऐड करी थी करंट टैक्स में, एसेट आपका लेस हो जाएगा, 1,50,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 90,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कुछ पॉइंट्स हैं आपके याद रखने के लिए, अगर आप करंट ईयर में ज्यादा, इफ एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स इन करंट पीरियड, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से सुनना है ये बात, इसको प्रोसेस करना, अपने माइंड में रिपीट पे ये वीडियो सुनना चाह। अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करंट पीरियड में, जो आपका करंट पीरियड है, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, अगर आपने इस साल ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया इनकम टैक्स में एज कंपेयर टू बुक्स, तो फ्यूचर में आपको कम एक्सपेंस क्लेम करने को मिलेगा। फ्यूचर में अगर आप कम एक्सपेंस अपने P&L से चार्ज कर पाओगे, जो आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपेंस कम क्लेम कर रहे हो तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? और इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, और ज्यादा पे करना पड़ेगा मतलब क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दूसरा देखो, इनकम इज लोअर एज पर इनकम टैक्स इन करंट पीरियड, वही बात है, अगर आप करंट पीरियड में कम इनकम लेके चल रहे हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब आपने टैक्स कम पे करा है, अभी फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी। इसका अपोजिट लेते हैं, इनकम इज हाइयर इन करंट पीरियड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में आज हम ज्यादा इनकम पे टैक्स भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेरी डिफरेंस की, परमानेंट डिफरेंस की हम बात ही नहीं कर रहे, टेम्परेरी डिफरेंस जो आपका फ्यूचर में रिवर्स होगा। तो आज आप ज्यादा इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको कम पे करना पड़ेगा ना,
तो आपका क्या बन जाएगा, इनकम विल बी लोअर इन फ्यूचर पीरियड, क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट। एक्सपेंसेस लोअर इन करंट पीरियड, आज आप इनकम टैक्स में कम एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, कम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, फ्यूचर में आपको क्लेम करने को मिलेगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी फ्यूचर में और डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एक बार इसको ध्यान से दोबारा से सुन लेना, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल फ्रेम किया था मैंने आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल आपकी पीपीई है आपके पास, जिसकी कॉस्ट कितनी है, ₹50 लाख। अभी आपने ईयर 0 में एक पीपी परचेज करी है 50 लाख रुपीस की। एज पर बुक्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो एसएलएम बेसिस पे, जिसमें हम यूजफुल लाइफ मान रहे हैं 2 इयर्स की, मतलब 50-50% करके आप इसको राइट ऑफ कर दोगे एज पर बुक्स। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको कैसे मिल रहा है, 25% ईच ईयर, मतलब क्या 4 साल में राइट ऑफ करोगे। टैक्स रेट आप मान के चल रहे हो 30%, ठीक है। सबसे पहले ईयर 1 अज्यूम कर लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 85 लाख, क्योंकि आपकी बाकी चीजें मान रहे सेम थी, कोई डिफरेंस नहीं था, तो सेम आपकी 85 लाख अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आ गई, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ गई। डिफरेंस कहाँ था आपका, डेप्रिसिएशन में। यहाँ पे हमने बोला था 2 इयर्स की लाइफ, यहाँ पे मतलब एक तरह से आपकी क्या होगी 4 इयर्स की लाइफ। तो आपकी 50 लाख की एसेट 2 इयर्स में आपको डेप्रिशिएट करनी है, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिशिएशन मिलेगा, 25 लाख फॉर 2 इयर्स। तो आपने अकाउंट्स में 25 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। इनकम टैक्स में कितना मिलेगा, 50 लाख डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, 25% लेना था ना आपको, तो 12.5 लाख का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 60 लाख एज पर बुक्स एंड 72.5 लाख एज पर इनकम टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करो 30%, बुक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा है 18 लाख, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर लो 21.75 लाख। तो हम पे कौन सा करते हैं, जो करंट टैक्स मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होता है। आज आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, कितना 3.75 लाख का करंट ईयर में, तो फ्यूचर में आपको कम पे करना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट 3.75 लाख का। ईयर 2 में आ जाओ, इस साल हमने एज्यूम कर लिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 75 लाख, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। बुक्स इनकम टैक्स दोनों के अकॉर्डिंग सेम था, डेप्रिसिएशन वही, अभी बुक्स में आपको 25 लाख मिलेगा, 2 साल में राइट ऑफ करना था ना, इनकम टैक्स में 12.5 लाख। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स निकाल लो 30%, बुक्स के अकॉर्डिंग 15 लाख, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 18.75 लाख। फिर से हम इनकम टैक्स में ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, कितना 3.75 लाख, लेकिन अभी भी आपको रुके रहना है, अभी आप ज्यादा पे कर रहे हो, आपका टाइम आएगा आपको कम टैक्स पे करने को मिलेगा। तो DTA 3.75 लाख का भी हमने बना दिया, एसेट क्रिएट कर दिया। अब आ जाओ ईयर 3 में, ये दिख रहा है स्माइली, कुछ अच्छा होने वाला है। ईयर 3 हमने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स क्या एज्यूम करा, 80 लाख का। अब आप बुक्स में कह रहे हो 80 लाख का PBT है, डेप्रिसिएशन क्या कुछ मिलेगा, नो, क्योंकि आपकी 50 लाख की एसेट थी, 2 साल में आप उसको पूरा राइट ऑफ कर चुके, तो अब आपको बुक्स के अकॉर्डिंग कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको पूरे 80 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा 24 लाख का। लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो अभी भी आपका डेप्रिसिएशन बच रहा है, हमने तो 4 साल की यूजफुल लाइफ मानी थी, कितना डेप्रिसिएशन 12.5 लाख का डेप्रिसिएशन, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, कितना टैक्स पे कर रहा हो 20.25 लाख, जो आपको एक्चुअल में टैक्स पे करना है। बुक्स के अकॉर्डिंग 24 बन रहा है, अब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फाइनली कम टैक्स पे करने वाले, जो हम ये DTA बना रहे थे ना, ये कह कि हम हाइयर टैक्स पे कर रहे हैं, फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, 3rd ईयर से वो टाइम आ गया जब आपको एक्चुअल में टैक्स कम पे करना है। तो लोअर टैक्स पेबल इन करंट ईयर 3.75 लाख, रिवर्सल ऑफ DTA 3.75 लाख। ये याद रखना, यहाँ पे आपका रिवर्सल होगा, यहाँ पे दोबारा कोई DTA ऐसा कुछ मत बना देना। हमने ये DTA बनाया क्यों था, क्योंकि हमें पता था कि फ्यूचर में टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और जब एक्चुअल में टैक्स आप कम पे करो ना, फ्यूचर वो पीरियड आ गया है, तो अब आप क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ DTA। 4th ईयर देख लो, हमने अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स माना 50 लाख, आप देखोगे हर साल मैंने अलग अलग इनकम मानी, क्योंकि आपका इनकम से फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि हम ये मान रहे हैं बाकी कोई डिफरेंस था नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस था, और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस हम देख ही रहे हैं। डेप्रिसिएशन फिर से बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगा, पूरा राइट ऑफ हो चुका। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अभी भी 12.5 लाख मिलेगा, तो कितना आपका इनकम बच गई 37.5 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स कैलकुलेट करा, बुक्स के अकॉर्डिंग 15 लाख और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इट इज 11.25 लाख।
अगेन यू आर पेइंग लोअर टैक्स एट 3.75 lakhs। फिर से आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ DTA 3.75 lakhs। आई होप इट इज क्लियर। पहले 2 साल में हम DTA क्रिएट कर रहे थे क्योंकि आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, आपको पता था फ्यूचर में कम पे करने को आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जब आप एक्चुअल में कम पे कर रहे हो तो आप क्या कर दोगे, रिवर्सल ऑफ DTA। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे सिमिलर केस आपका DTL का भी बन सकता है। वो कब बनेगा, अगर ये अपोजिट होता कि आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 18 lakhs का टैक्स बन रहा होता, बुक्स के अकॉर्डिंग 21.75 lakhs, मतलब कम टैक्स पे कर रहे होते, तो आपको पता है फ्यूचर में ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो लायबिलिटी बन जाती। बिल्कुल सिंपल है, आप फ्यूचर पीरियड देख के चलो कि आज हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना DTA DTL क्रिएट कर दो। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, अगर आपको नॉर्मली बता रखा है जैसे कि मशीनरी का ये डेप्रिसिएशन है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको ऐसे डिटेल्स दिया डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स, तो आप क्या मानोगे, अभी स्टार्टिंग की बात है, आपको DTA DTL क्रिएट करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, देन दे विल से कि इसमें ना कोई भी न्यू एसेट्स पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं था, जो हमने न्यू परचेजेस करी ना उस पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं था। मतलब आपको क्या पता लग गया, ये इस साल वाले एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं है, ये पहले हमने कभी कोई एसेट खरीदा था उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो आप इसमें क्या मान के चलोगे कि इन केसेस में हम रिवर्सल वाली स्टेज पे आ चुके हैं। जो हमने न्यू मशीनरी परचेज करते हैं ना, स्टार्टिंग में हम DTA DTL क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, स्टार्टिंग के 2 साल हम DTA क्रिएट कर रहे थे, लेटर ऑन जब वो रिवर्स होने लगा तो मतलब आपका इफेक्ट चेंज होने लगा तो रिवर्सल की बात आ गई। सिमिलरली जब वो आपको बोलेगा कि ये आपका डेप्रिसिएशन जो है इसमें न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, न्यू एसेट की वो अलग से डिटेल्स देगा, तो आप ये क्या मान के चलोगे, ये कोई पुराने एसेट की बात है, इसमें DTA DTL बन चुका होगा, अब क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के लिए था। अभी इन जनरल देखो, आपको जनरली जैसा क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोला 5 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स बोला आपको 7 lakhs। आप देखो इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम कर रहे हो ना, तो फ्यूचर में आपको कम क्लेम करने को मिलेगा, फ्यूचर में एक्सपेंस कम क्लेम करने को मिलेगा, मतलब आपका इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, तो आप DTL क्रिएट कर दो। टाइमिंग डिफरेंस 2 lakhs, DTL 60,000। आई होप इट इज क्लियर। ये बेसिक है। DTA DTL आपको कौन से टैक्स रेट पे कैलकुलेट करने की, जो हम टैक्स रेट यूज कर रहे हैं, जो भी आपका बैलेंस शीट डेट तक इनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर कोई अनाउंसमेंट होगी टैक्स रेट्स की हैविंग द सब्सटेंटिव इफेक्ट ऑफ एक्चुअल इनेक्टमेंट, DTA DTLs आर मेजर्ड यूजिंग सच अनाउंस टैक्स रेट। अगर कोई अनाउंस टैक्स रेट है बैलेंस शीट डेट से पहले और जो हमें पता है वर्चुअली सर्टेन कि वो हो गया, तो आप वो वाला रेट यूज कर लोगे। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी शैल नॉट बी डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। क्या हमने कहीं ऊपर किसी की चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू करी है, नाउ आपको कितने भी दिखाना है जो आपका ग्रॉस अमाउंट आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका आप एक, ये तो आपका शॉर्ट नोट है, हो जाएगा। ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है DTA DTL वाला, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है। आपने देखा अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 2 lakhs का डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 lakhs का, टेम्परेरी डिफरेंसेस 3 lakhs। अब आपको इस पे देखना है कितना टैक्स रेट है, 50%, तो आपकी लायबिलिटी कितने की बन जाएगी, 1,50,000 की। लायबिलिटी क्यों बनी, क्योंकि इनकम टैक्स में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डेप्रिसिएशन अभी क्लेम कर रहे हैं, फ्यूचर में कम क्लेम करने को मिलेगा, फ्यूचर में एक्सपेंस कम क्लेम करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि अभी करंट ईयर में कंपनी ने क्या करा है, लॉस करा है। अब लॉस आपको अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो फ्यूचर में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में तो मिलता है। फ्यूचर में आपको कोई एक्सपेंस जो है, कोई लॉस है, इनकम टैक्स में राइट ऑफ करने के लिए मिल जाएगा, सेट ऑफ करने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली जो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही होगी उसमें से वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी आप इस पर क्या बनाओगे, DTA बनाओगे। 2 lakhs इंटू आपका टैक्स रेट है 40%, 80,000 का DTA बनाओगे, फ्यूचर में उसको रिवर्स कर दोगे। ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलर है, ये सब हो जाएंगे इजीली, ठीक है। हाँ जी, जैसे परमानेंट डिफरेंस का पॉइंट देख लो, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट इन 2020-21 नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स। अब आपको प्राइवेट फंड में जो डोनेशंस है वो अलाउड ही नहीं है इनकम टैक्स में, तो क्या कभी फ्यूचर में होंगी, नहीं होंगी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफरेंस।
नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, परमानेंट डिफरेंस, तो इफेक्ट इसका नॉट एप्लीकेबल, डीटीए डिटेल कैलकुलेट नहीं करना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है इसके। सिमिलर टू डीटीए डिटेल ओनली, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट, सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट समझो। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का मतलब क्या होता है, ये आपका ना कंपनीज पे एप्लीकेबल रहता है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक आपका बुक प्रॉफिट निकालना होता है। बुक प्रॉफिट अभी कैसे कैलकुलेशन होगी वो आपकी इनकम इंटर लेवल पे नहीं है। बुक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग होता है। बुक प्रॉफिट का आपको एक क्राइटेरिया बता रखा होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग एक बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और उस पर फिर आपको मैट रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होता है। पहले आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, फिर उस पर मैट रेट लगा के मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट करना होता है। देन आप देखते हो कि आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा था और मैट के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है। दोनों में से जो हायर होता है वो आपको एक्चुअल पे करना पड़ता है। बट आप कहोगे कि नहीं, क्यों हम हायर क्यों पे करें, इनकम टैक्स ने भी तो अपना मतलब उसके एक्ट के अकॉर्डिंग तो हमने कैलकुलेट करा है ना। अब आप एक अलग से मैट लेके आ रहे हो, तो उसके लिए जो आपको डिफरेंस होता है उसका आपको मैट क्रेडिट मिल जाता है, जो चीज़ अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, मैट क्रेडिट एंड ऑल, क्योंकि ये आप कहाँ पे पढ़ते हो, टैक्स में पढ़ोगे फाइनल लेवल पे जाके। अभी के लिए आपको सिर्फ कितना करना है, आपको मैट कैलकुलेट करना है, मैट रेट और बुक प्रॉफिट यूज करके। नॉर्मली अपना करंट टैक्स मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, जो भी हायर होगा एक्चुअल पेमेंट उसकी होगी, उसमें आप डीटीए डिटेल एडजस्ट कर दो। हम देखो टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालते थे, टैक्स एक्सपेंस हम क्या बोलते थे, करंट टैक्स, और डीटीएल होगा तो ऐड हो जाएगा और एसेट होगा तो लेस हो जाएगा, ये बोलते थे ना। अब यहाँ पे करंट टैक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट और मैट विच एवर इज हायर। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, अपना डिटेल डीटीए का ट्रीटमेंट कर दोगे। कैलकुलेशन देखो, पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज पेड ऑन द बुक प्रॉफिट यूजिंग मैट रेट। रिमेंबर बुक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो जो आप अपनी नॉर्मल बुक्स मेंटेन करो, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन का आपको तरीका बताता है इनकम टैक्स एक्ट। इफ मैट इज मोर देन करंट टैक्स, मतलब कि जो आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स निकालते हो मैट उससे ज्यादा है, देन करंट टैक्स इक्वल्स टू मैट, आपको फिर मैट वाला जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ मैट ओवर रेगुलर टैक्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट एज इट्स क्रेडिट विल बी अवेल्ड इन फ्यूचर। कितना क्रेडिट कैसे मिलेगा वो भी आपको नहीं पढ़ना। There will be no impact on deferred tax. It will be normally calculated using accounting profit and profit as per income tax using normal income tax rate. ये आपका normally calculate होगा। इसके steps पढ़ने से पहले हम इसका question देखते हैं। From the following details of A Limited for the year ended 31st March 2011, calculate the deferred tax asset liability as per AS22 DTA DTL निकालना है आपको, and amount of tax to be debited to P&L अकाउंट, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट निकालना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखा है, बुक प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स रेट दे रखा है, मैट रेट दे रखा है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला था डीटीए डीटीएल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डीटीए डीटीएल ही निकाल लेते हैं। आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 6 लाख का, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कितना है, 60,000 का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 6 लाख माइनस 60,000, 5 लाख 40,000 का। इस पे आप अपना टैक्स का इम्पैक्ट निकालो। टैक्सेस पर अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका 1,20,000 था, 6 लाख इंटू 20%। टैक्सेस पर इनकम टैक्स प्रॉफिट 12,000 है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी कितने की होगी, 1,08,000, मतलब कि 5,50,000 इंटू 20%। ये आपका क्या आ गया, DTL आ गया। सॉरी, अब एक चीज बताओ, DTL क्यों आया इस क्वेश्चन में, क्या आपने ऑब्जर्व करा DTL क्यों आ रहा है। हमने बोला इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनता था 12,000, बुक्स के अकॉर्डिंग बनता था 1,20,000। आप अभी टैक्स कम पे कर रहे हो, कितना कम पे कर रहे हो, 1,08,000, तो क्या बन जाएगा आपका DTL। टैक्स एज पर मैट कितना आ रहा है, मैट आपका बुक प्रॉफिट कितना है, 3,50,000, मैट रेट कितना है 7.5%, तो आपका मैट का प्रॉफिट कितना आ गया, टैक्स कितना आ गया 26,250। हमें कितना पे करना है, हायर ऑफ करंट टैक्स एंड मैट 26,250, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 12,000 हायर 26,250, आपको 26,250 पे करना पड़ेगा, और उसमें क्या ऐड कर दो, अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,08,000।
8,000। तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्स टू बी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे पीरियड जो आपको सेक्शन 80 IA 80 IB 10A और 10B में पढ़ते हो, सेक्शन नंबर से याद नहीं रखने। टैक्स हॉलीडे पीरियड का मतलब क्या होता है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जैसे कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने आपको बोला कि शुरू के 10 साल आपको टैक्स नहीं पे करना, ये जनरली कहाँ होता है, एक्सपोर्ट्स जो कंपनीज करती है, SEZs वगैरह होता है, उनको मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वगैरह। तो उन्होंने मतलब 10 साल आपको टैक्स पे करना ही नहीं है। अब अगर 10 साल आपको टैक्स पे ही नहीं करना, तो ये बताओ उस पीरियड में क्या कोई फर्क पड़ता है कि आपका बुक्स के अकॉर्डिंग क्या टैक्स बन रहा है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या टैक्स बन रहा है? नहीं। आपका उस पीरियड में अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है और उसी पीरियड में रिवर्स हो रहा है, तो उस पर आपको DTA नहीं बनाना। टाइमिंग डिफरेंस विच अराइज इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलीडे पीरियड, इग्नोर एंड नो DTA शैल बी क्रिएटेड। However, अगर आपका कोई टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में आया और रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड हुआ, तो आपको DTA बनाना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको टैक्स एक्चुअल में पे करना है ना। टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के, सपोज आपका 10 ईयर्स का था, तो 11th ईयर से तो आपको टैक्स पे करना है। तो अगर उस पीरियड में जाके कुछ रिवर्सल हो रहा है ना आपका, तो आप DTA क्रिएट करोगे। रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शैल बी सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। आप एसेट जो होता है हमेशा प्रूडेंस बेसिस पे बनाते हो, तो पता है अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है कि इनकम ही नहीं होगी, तो इनकम नहीं होगी तो आप टैक्स कम ज्यादा पे करने की बात ही नहीं होगी, तो हम एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। हाउएवर आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है, फ्यूचर में इनकम होगा, लॉसेस होगा, जो भी, आपको लायबिलिटी क्रिएट तो करनी है, बट एसेट क्रिएट नहीं करना अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में इनकम नहीं होगी। The timing difference which originate first shall be considered to reverse first। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, आपका स्टडी का एग्जांपल है। They said कि आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ₹200 lakhs, ठीक है, एंड योर टाइमिंग डिफरेंस इन सेकेंड ईयर वाज ₹400 lakhs। दिस इज योर डिफरेंस। अब वो बता रहे हैं इसका रिवर्सल कैसे हो रहा है। रिवर्सल ये आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो डिफरेंस आया, फ्रॉम थर्ड ईयर से आपका रिवर्सल हो रहा है कितना, 10 लाख ईच ईयर, ये आपका हो रहा है रिवर्सल। तो आप बताओ कितना टाइमिंग डिफरेंस ऐसा है जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में आया और टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो गया। 10 lakhs ईच ईयर था, 3rd to 10th मतलब कि 8 साल, तो आपका 10 lakhs इंटू 8 ईयर्स, 80 lakhs का टाइमिंग डिफरेंस ऐसा है जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही ओरिजिनेट हुआ, टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो गया। तो इस पे आपको ना DTA बनाना ना DTL बनाना, राइट। अब आप कह रहे हो कि ये जो 80 lakhs रिवर्स हुआ ये हम किससे मानेंगे, इस वाले से या इस वाले से? सो द AS22 says you have to consider it on FIFO basis। आप मानोगे ये 200 lakhs में से रिवर्स हुआ है, तो अब आपका रिमेनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना हो गया? फर्स्ट ईयर का कितना बच गया, 200 माइनस 80, 120 lakhs का, और सेकेंड ईयर का तो पूरा का पूरा ही बच रहा है कितना, 400 lakhs, ठीक है। तो आपका 120 lakhs पे जो भी टैक्स रेट होगा एज्यूमिंग 40%, आपका 40% का क्या बन जाएगा, DTL, मतलब उस क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि DTL बनेगा, सो इट विल बी 48 lakhs। सेकेंड ईयर में कितना बन जाएगा, 400 lakhs इंटू 40%, 160 lakhs, एंड योर टोटल बैलेंस ऑफ DTL विल बी 208 lakhs इन द ईयर एंड, जो आपका रिवर्स कब होगा, आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड, क्योंकि जो रिवर्सल टैक्स हॉलीडे पीरियड में हो रहा है उसके लिए हमने DTL क्रिएट ही नहीं करा। आपका टाइमिंग डिफरेंस 200 lakhs था, हमने DTL सिर्फ 120 lakhs पे क्रिएट करा है। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ आपके नोट्स हैं जो सिर्फ आपको रीड करने हैं। DTR recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty of their realization। हमने पढ़ा था इनकम होगी तो ही हम DTA बनाएंगे। हर बैलेंस शीट डेट पे DTA को रीअसेस करेंगे और कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो कर देंगे। वर्चुअल सर्टेनिटी होती है ना इनकम की, तभी हम DTA बनाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, आपके पास कोई कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। सपोज आपका कोई बाइंडिंग एक्सपोर्ट एग्रीमेंट था कि आपको पता है इनकम होगी, ये इस टाइप से कुछ था। डिस्क्लोजर्स P&L में क्या करना है, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड एज पर AS22, लेकिन आपका कौन, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको डेफर टैक्स और करंट टैक्स को अलग अलग बताना है। बैलेंस शीट में हम पढ़ते हैं शेड्यूल 3 में सेपरेट हेडिंग्स होती है आपकी DT और DTL की। और अगर आप ऑफसेट कब कर सकते हो, लीगली इन्फोर्सेबल हो, मतलब DTA DTL को
ऑफसेट कब कर सकते हो, लीगली इन्फोर्सेबल और सेम गवर्निंग टैक्स लॉज के अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हो। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपने 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ना, आपको पता चलेगा कि कुछ नया हो ही नहीं रहा, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, सिर्फ क्वेश्चन की थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको AS22 समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।